देखो, अगर मैं कुछ एंट्रीज बोलता हूँ, सुन पा रहे हो? जी भैया। कैश टू सेल्स, मैं कुछ एंट्रीज लिखता हूँ, बेसिक एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री हम बना लेते हैं कैश टू सेल्स। हमने सामान बेचा मोहन को 5,000 का। फिलहाल क्योंकि कैश में बेचा तो हम उसको कैश ना लिख के हम क्या लिखेंगे, बिंग गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश। नरेशन में हम मेंशन कर देंगे मोहन का नाम, पर एंट्री में नहीं जाएगा। बिंग सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹5,000 ऑफ ₹5,000 अगेंस्ट कैश। पहली एंट्री हो गई। ऐसे ही दूसरी एंट्री एक हमने पे करी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 और 10,000। थर्ड एंट्री हमने फिर सामान बेचा कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू, इस बार लेकिन हमारे पास एक मशीन पड़ी हुई थी उसको बेचा हमने। तो जब हम मशीनरी बेचते हैं तो उसको सेल्स नहीं लिखते, फिक्स्ड एसेट्स को उसके नाम से ही दिखाते हैं, उसका परचेज और उसका सेल। जैसे मशीन हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर्स हो गए, जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको परचेज एंड सेल नाम से नहीं, मशीन नाम से। अगर सिर्फ हमारा स्टॉक है, जो सामान हम बेचने खरीदने के लिए, उसको जब खरीदते हैं तो परचेज और बेचते हैं तो सेल। उसके अलावा जो भी हम खरीद बेच रहे हैं वो उसी नाम से आएगा। अगर आता है तो डेबिट, हो जाता है तो क्रेडिट। फिलहाल मशीन गई हमारे पास से तो क्रेडिट, और हमारे पास पैसे आ रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। अब ये हमको, मान लो हमने मशीन बेच दी 30,000 में। ठीक है, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ लेजर की पोस्टिंग। मतलब हमने जर्नल देख लिया, अब हम लेजर देख रहे हैं। लेजर क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। हमारे बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है, ये सीरीज में हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर में, जब हम अकाउंटेंट है फर्म के, तो हम सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद दूसरा काम हमारा शुरू हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर में हम लोगों ने एक बुक तो अभी सीख ली है, डेट इज जर्नल एंट्री, जिसको हम लोग प्राइमरी बुक्स बोलते हैं। तो हमने प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करना देख लिया है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बुक कीपिंग भी बोलते हैं। बुक कीपिंग का पार्ट है। अच्छा, बुक कीपिंग का पार्ट ये भी है, और ये जो सब्सिडरी बुक्स है ये भी होता है। सब्सिडरी बुक्स हम लोग बाद में सीखेंगे। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसेबल बुक, बिल पेबल बुक, और जर्नल प्रॉपर। जो एंट्रीज बच जाती है वो जर्नल प्रॉपर में जाती है, वो भी हम लोग सीखेंगे। और रिकॉर्ड हमेशा हर बार कोई भी ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से। ये एक बेसिक एंट्री है, और ये कोई भी जूनियर अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर सकता है। टैली बिजी में जो भी हर दिन की एंट्रीज हो रही है वो हर दिन डेट वाइज पे रिकॉर्ड होती है, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग वहां, अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होता है जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है, ऐसा थ्योरी में लिखा भी हुआ था। तो थर्ड पॉइंट से, थर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है, दैट इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग दूसरा था, तीसरा है क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन के अंदर में एक काम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग जर्नल इनटू लेजर। पोस्टिंग जर्नल्स, जर्नल्स मतलब अभी जो हमने जर्नल एंट्रीज बनाई उनको किस में पोस्ट करना है, लीजर। लेजर्स में। लेजर्स मतलब होता है सेपरेट कॉलम, सेपरेट कॉलम ऑफ इन ईच इंडिविजुअल अकाउंट। और ईच इंडिविजुअल अकाउंट का हम लोग सेपरेट कॉलम क्यों ओपन करते हैं, हम लोग सेपरेट कॉलम इसलिए ओपन करते हैं हर एक इंडिविजुअल अकाउंट का, क्योंकि जैसे मान लो आप स्कूल गए, XYZ स्कूल, आपके पापा वो स्कूल जा करके बोले कि मेरी बच्ची का नाम है, ठीक है, ये नाम है, एनिनोमस नाम है, ठीक है, एनिनोमस शर्मा, जो भी नाम है, एक ये नाम है। अब इस बच्ची का आप मुझे बताइए कि क्लास 11th में, 12th में हमने कितनी फीस किस डेट को दी है, और कितना आपने फीस चार्ज किया, फीस स्ट्रक्चर दे दीजिए, क्या हिसाब किताब है उसका, लेजर दे दीजिए। बोलते हैं क्या, बोलते हैं लेजर। तो लेजर में एक साइड डेबिट होता है, दूसरा साइड क्रेडिट होता है। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, फिर तीसरा कॉलम एक हो जाता है जनरल फोलियो का। मैं इसको जूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ। हम्म।
तीसरा कॉलम हो जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा जर्नल फोलियो होता है। जर्नल में हम LF लिखते थे, लेजर फोलियो, और लेजर में हम JF लिखते हैं, जर्नल फोलियो, ताकि वहाँ का जर्नल फोलियो यहाँ के लेजर फोलियो से मैच कर जाए, मतलब वहाँ का लेजर फोलियो यहाँ के जर्नल फोलियो से मैच कर जाए। फिर ये अमाउंट का कॉलम हो जाता है, फिर यहाँ एक डेट का कॉलम होता, और ये पर्टिकुलर्स होता, और यहाँ पे ये जर्नल फोलियो हो जाता, एंड फिर रुपीस का कॉलम। ये डेबिट के 4 साइड थे और ये क्रेडिट के 4 साइड हैं, ऐसे एक लेजर बनता है। तो उसमें क्या होता, फिर वो जो भी एनिनोमस शर्मा नाम है, एनिनोमस शर्मा नाम से उस बच्चे की आईडी मतलब लेजर रहता, सेपरेट लेजर। ऐसे ही अगर उस स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे का अलग लेजर साल भर का, फिर उसमें डेट लिखी होती कि 2020 को 1 अप्रैल को। अब इसमें नेचर लगता, वो जो बच्चा है वो उस स्कूल के लिए क्या होता है, एक प्रकार का डेटर का नेचर होता है, जिससे स्कूल को पैसे लेने थे, इसलिए डेटर। और डेटर क्या है, एक एसेट्स है, और हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा है एसेट्स हैविंग डेबिट डेबिट बैलेंस। बैलेंस। तो इसीलिए 1 अप्रैल को जो हमको उनसे पैसे लेने हैं, तो उसमें हम क्या एंट्री बना रहे होंगे, एनिनोमस शर्मा अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारा डेटर बन रहा है तो वो बढ़ जाएगा टू ट्यूशन फी, टू सर्विस चार्ज। जो भी चार्ज हम लगा रहे होंगे वो हम यहाँ से लगाएंगे, और जब हमको उसके पैसे मिल जा रहे होंगे तो हम उस एनिनोमस शर्मा को डेबिट से क्या कर देंगे, डेटर को क्रेडिट कर देंगे, जब उनसे पैसे मिल जा रहे होंगे जिस डेट को। तो और किसको डेबिट कर देंगे, या तो कैश अकाउंट को या तो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को। मान लो अब हमको हमको उनसे ट्यूशन फीस लेनी थी, मान लो 10,000 रुपए। कितनी लेनी थी, 10,000 रुपीज हमको लेनी थी। अब यहाँ पे टोटल आ गया 10,000, यहाँ पे भी रुपीज में टोटल आ गया। हमेशा लेजर का डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल रहेगा, ना भी आए तो भी रहेगा। अब हमने पैसा कितना, मतलब हमको पैसा कितना मिला, एनिनोमस शर्मा के पेरेंट्स से 5,000 रुपए। कितना मिला, 5,000। और ये मिला इस साल के ईयर एंड होते तक। ईयर एंड कब होता है, 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ तो 2021 के 31 मार्च को। यहाँ पे आ जाएगा किस नाम से, बाय बैंक। क्यों, एंट्री की पोस्टिंग समझना। टू एनिनोमस शर्मा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो भाई जो लेजर है उसका नाम देखते हैं हम। अभी लेजर एनिनोमस शर्मा है ना, इसलिए नाम हम किसका देखेंगे, एनिनोमस शर्मा का। अब एनिनोमस शर्मा 2 हुआ है मतलब क्रेडिट, और डेबिट होता मतलब डेबिट। तो ये 2 सिंबलाइज किसको करता है, क्रेडिट। तो अभी एनिनोमस शर्मा अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट साइड में कितने रुपए से क्रेडिट हुआ है एनिनोमस शर्मा, 5,000 से। किसके चलते हुआ है, तो अब मैं दोबारा यहाँ पे नाम एनिनोमस शर्मा थोड़ी ना लिखूंगा। मैं क्रेडिट साइड में दोबारा से एनिनोमस शर्मा अकाउंट ऑलरेडी लेजर ओपन किया हूँ, अब दोबारा एनिनोमस शर्मा नाम से मैं उसको ऑलरेडी दोबारा क्रेडिट थोड़ी ना करूंगा। मैं वहां क्या लिखूंगा, किसके चलते एनिनोमस शर्मा क्रेडिट हुआ है, क्योंकि कैश और बैंक मिला था, तो कैश या बैंक के चलते एनिनोमस शर्मा क्रेडिट हुआ है। तो डेबिट कौन हुआ है, कैश और बैंक, जिसके चलते हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भाई एनिनोमस शर्मा क्रेडिट हुआ किसके चलते, बाय बैंक के चलते। हमेशा याद रखना, क्रेडिट साइड में बाय और डेबिट साइड में टू लिखते हैं। तो अपोजिट साइड का नाम लिखेंगे, जैसे एनिनोमस शर्मा क्रेडिट हुआ ना जर्नल में, तो हम क्या लिखेंगे, एनिनोमस शर्मा के क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे 5,000, पर उसका अपोजिट नाम लिखेंगे बाय बैंक, 5,000 रुपए। क्या थोड़ा समझ में आया, अभी जब जर्नल की पोस्टिंग बनाएंगे थोड़ा और समझ में आएगा। अब यहाँ पे मुझे 5,000 रुपए क्या बच रहा है, बैलेंस बच रहा है अभी भी लेने को एनिनोमस शर्मा से। तो वो मेरा क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, 31 मार्च को। और यही क्लोजिंग बैलेंस जब अगले साल बनता लेजर एनिनोमस शर्मा का 2021 के 1 अप्रैल को फॉर द सेशन, ये होता 2021-22। और ये कौन से सेशन की बात थी, 2020-21। तो 21-22 को जो क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ था एनिनोमस शर्मा से लेने के लिए, वही बैलेंस 1 अप्रैल को क्या हो जाता, इस साइड में आके ओपनिंग बैलेंस बन जाता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
वहां कैरिड डाउन था टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड बोला जाता है CF, और यहाँ पे ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड बोला जाता है। तो कैरिड डाउन टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, और यहाँ पे बोला जाता है ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड टू दिस अकाउंटिंग ईयर। तो पिछले साल से इस साल बैलेंस कितने रुपए का आया? 5,000 रुपए का। अच्छा। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं क्या? ओपनिंग बैलेंस लेजर का। और इसको बोलते हैं क्या? क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन को, क्लोजिंग बैलेंस। तो एक लेजर में, अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो लेजर का होता है ना, जब थोड़ा आगे आप बनाओगे ना तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि लेजर में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा लेजर अकाउंट्स ना आपकी बुक में कभी साल भर का भी बनाएगा, कभी एक महीने का ही बनाएगा, या एक वीक का भी बना लेगा। मतलब हमेशा लेजर जो होता है ना वो एक निर्धारित पीरियड ऑफ टाइम पे बनता है, मतलब एक समय से एक दूसरे समय तक, पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बनता। बैलेंस शीट कैसे बनता था? साल के एंड पे 31 मार्च को, या साल के शुरुआत पे 1 अप्रैल को, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है, पर जितने भी अकाउंट वर्ड लिखे होते हैं वो सब कुछ साल भर का हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। साल भर का या महीने भर का या हफ्ते भर का, पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं उसको। समझ आई बात? पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो लेजर्स पीरियड ऑफ टाइम पे बनते हैं। तो इस पे क्या होता है? एक बैलेंस होता है ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसी भी साइड आ सकता है। अगर क्रेडिट साइड आया तो बाय नाम से लिखेंगे, डेबिट साइड आया तो टू नाम से लिखेंगे। और क्लोजिंग भी कहीं भी हो सकता है, दोनों साइड। अब किसका क्लोजिंग कहाँ होता है? तो जितने भी एसेट्स हैं उनका पास कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो याद रखना हमेशा एसेट्स का ओपनिंग किस साइड आएगा? डेबिट साइड। जिसके पास जो बैलेंस है वो उसी साइड आता है ओपनिंग में। जैसे लायबिलिटी के पास, ये ब्रह्मास्त्र याद रखना, जैसे लायबिलिटीज के पास कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट। कैपिटल के पास कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट। बैलेंस। क्रेडिट फॉर द फर्म। तो ये दोनों के पास क्रेडिट बैलेंस है, तो इनका ओपनिंग कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। हाँ, जिसके पास जो बैलेंस है उसका ओपनिंग उसी साइड। और अगर ओपनिंग एसेट्स का डेबिट साइड होता है तो इसका क्लोजिंग कहाँ आएगा? इसका रेसिप्रोकल। दोनों ही केस में उसका रेसिप्रोकल। जैसे कैपिटल और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस किधर आता है? क्रेडिट साइड क्रेडिट। में। तो क्लोजिंग कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। डेबिट। वैसे ही एसेट्स का ओपनिंग किधर आता है? डेबिट साइड में। तो क्लोजिंग कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। और एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल बस का ही ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो आप पूछोगे भैया फिर वो एक्सपेंसेस लॉसेस 5 टर्म थे ना मॉडर्न अप्रोच में, तो आपने एक्सपेंसेस लॉसेस की बात नहीं कही, आपने रेवेन्यू इनकम एंड गेन की बात नहीं करी। ये सब अकाउंट कहाँ जाते हैं? इनकम गेन रेवेन्यू। से बैलेंस हो हाँ, सेल्स हो जाएंगे। गया, और एक्सपेंसेस लॉसेस परचेसेस हो गया। ये सब के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं बन रहे हैं? आपने बताया नहीं। ये इसलिए नहीं बेटा क्योंकि ये साल के एंड में इसमें 2 एंट्रीज होती हैं एक्चुअल में। एक एंट्री को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज मतलब वही रिकॉर्ड करने वाली एंट्री। जैसे आप क्या बोल रहे थे? सैलरी, हमने सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट, या न्यूज़पेपर बेचा हमने तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर। और अगर सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपए। अब भैया ये 5,000 रुपए जो हमने दिया है, जब हम सैलरी का लेजर बनाते हैं, जब हम इसमें लेजर कैसे बनाएंगे? तो हम 2 लेजर खोलेंगे। सैलरी का एक लेजर खुल जाएगा और कैश का। अभी मैं डेट वेट का कॉलम नहीं बना रहा हूँ ना, अभी मैं सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए ये टी शेप कॉलम बना दिया। ये डेबिट साइड हो गया और एक क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड हो गया और एक क्रेडिट साइड हो गया। अब मेरी एंट्रीज क्या बनी थी? तो मेरी एंट्रीज बनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में मैं क्या लिखने वाला हूं? टू कैश। कितना रुपए? 5,000 रुपए। और कैश अकाउंट क्या हुआ है? देखो क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखने वाला हूं? बाय बाय सैलरी। सैलरी। तो एक ही जर्नल की 2 लेजर पोस्टिंग होती है। क्या बोला मैं? एक जर्नल की 2 लेजर पोस्टिंग होती है, एक सैलरी अकाउंट में, दूसरी कैश अकाउंट में। इसके पीछे अकाउंट वर्ड जोड़ देना। तो सेल्स में मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे?
5000, बाय सेल्स 5000, तो ये एंट्री बन गई। अब यहाँ पे आप मुझे कहोगे कि भैया ये जब अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो यहाँ आ रहा है 5000 रुपए और यहाँ पे आ रहा है कितना, बिल्कुल 5000 रुपए। तो भाई यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है? अब कैश क्या है? एक एसेट्स है। एसेट्स एसेट्स का अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो किस साइड होता कैश का ओपनिंग बैलेंस? डेबिट डेबिट अच्छा ये सॉरी सेल्स लिखा मैंने, ये सेल्स नहीं सैलरी था बेटा, ये देखो SALARY सैलरी। अब कैश का ओपनिंग बैलेंस हमको मान लो अच्छा अभी ऐसा करते तो कैश माइनस में चले जाता, क्यों? क्योंकि आपका कैश का ये डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट हो गया, आपको पैसा मिला है, और क्रेडिट साइड मतलब क्या हो गया? पेमेंट साइड हो गया। तो अभी आपने सैलरी का पेमेंट कर दिया है और आपके पास कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं, क्योंकि कैश एक एसेट्स है तो एसेट्स पास क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस होता है। तो आपके पास एसेट्स का डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डेट इज कितना रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले से? 10,000 रुपए पहले से जेब में पड़ा हुआ बैलेंस ऐसा दिया था, और हम उस बैलेंस को कहाँ लिखते? डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम से 10,000 रुपए यहाँ आ जाता ओपनिंग बैलेंस बन के। तो अब टोटल में बड़ा कौन है? 5,000 बड़ा है या 10,000 बड़ा है? तो बिल्कुल 10,000 बड़ा है, तो दोनों साइड क्या आ जाता है? 10,000। जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिख दो, क्योंकि ये हमेशा बराबर रहेगा। अब यहाँ पे 5,000 रुपए है और 5,000 रुपए कम है, तो हम उस 5,000 को यहाँ पे लिख देंगे जो कम पड़ रहा है, और उसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बन जाता बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर इसलिए वर्ड लिख रहे हैं क्योंकि हमने बैलेंस करके निकाला ना 10 - 5, तो ये हमको बताता है कि हमारे पास साल के शुरुआत में कैश कितना रुपए था? 10,000 रुपए था। हमने साल भर में इतने का खर्चा किया या इतना और पैसा मिला, तो साल के एंड में 31 मार्च को हमारे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा कैश का? 5,000 रुपए का। तो इसलिए लेजर बनाया जाता है ताकि इंडिविजुअली सेपरेटली मुझे पता चल सके हर एक टर्म का ओपनिंग क्लोजिंग क्या था साल के शुरुआत में और साल के एंड में। तो साल के एंड में हर एक टर्म का ओपनिंग क्लोजिंग निकल सके, इसीलिए हम क्या बनाते हैं? सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, और सेपरेट अकाउंट्स टी शेप में होते हैं। एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, टी शेप था ना, टी फॉर टेलीविजन वाला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेजर। लेजर क्यों बनाया जाता है? लेजर इसीलिए बेसिकली बनाया जाता है ताकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टर्म्स निकाल सके इंडिविजुअली। समझ आ रही बात? जी भैया। अब सैलरी अकाउंट में देखो बेटा, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन के क्यों आखिर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है? इसका ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्री क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो टर्म है ये बैलेंस शीट में नहीं आते हैं, ये टर्म कैरिड फॉरवर्ड नहीं होते नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। ये टर्म सीधा कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। और जो चीजें बैलेंस शीट में जाती है सिर्फ वही ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बन के कैरिड फॉरवर्ड और कैरिड डाउन होती है। पर आपको अभी लेजर चैप्टर में ये नहीं बताएगा। ये सोचे कि 11th क्लास के बच्चे बड़े भोले होते हैं, उनको अभी ये हेड्स में डिवाइड करना अभी अभी तो सीखे हैं, तो उनके लिए ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा कि भाई ये वाला जो लेजर है इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। इसलिए बुक वाले ने गलत बताया है, TSB वाले ने, उसने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिखा दिया है किसका? एक्सपेंसेस लॉसेस का और इनकम गेन का, जबकि इसका कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। तो आप बोलोगे भैया फिर ये अकाउंट टैली कैसे होगा? बिल्कुल बताते हैं। जैसे भैया यहाँ पे 5,000 रुपए डेबिट में है, तो क्रेडिट में क्या जाएगा? तो क्रेडिट में ही 5,000 रुपए जाएगा। फिर भैया बैलेंस कैसे होगा? तो 5,000 रुपए हम यहाँ बैलेंस करेंगे, तो नाम क्या लिखेंगे भैया? हम यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, सॉरी बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, मैं बोलूंगा नहीं, हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि मैंने बताया ना ये साल के एंड में बैलेंस शीट में नहीं जाता, ये या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफर हो रहा है ना, इसी को हम लोग दूसरी एंट्री बोलते हैं, जिसको हम लोग क्लोजिंग या ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग और ट्रांसफर एंट्री। तो एंट्री दो प्रकार की होती है। ये वाली जो एंट्री हुई थी ना सैलरी टू कैश, इसको हम लोग ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। और जब इसी ओपनिंग एंट्री को हमने क्लोज किया, कैसे क्लोज किया? तो भाई ये सैलरी डेबिट था, अब उस सैलरी को हमने डेबिट से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया क्लोज करने के लिए 5,000 से। जितने से सैलरी डेबिट थी उतने से सैलरी को क्रेडिट कर दो 5,000 से, और डेबिट क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट, क्योंकि ये खर्चा है तो ये क्लोजिंग तो इसका होगा नहीं, क्लोजिंग बैलेंस जाएगा नहीं बैलेंस शीट में, तो ये कहां से ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ट्रांसफर और क्लोजिंग एंट्री सिर्फ किसकी बनती है?
सिर्फ एक्सपेंसेस लॉसेस वाले जो टर्म होते हैं ना, या फिर इनकम गेन वाले टर्म जो होते हैं ना, सिर्फ उसी की क्लोजिंग और ट्रांसफर एंट्री बनती है। और ये क्लोजिंग और ट्रांसफर एंट्री ना समराइजिंग प्रोसेस में आती है, अकाउंटिंग प्रोसेस की समराइजिंग, जहां पे हम समरी निकालते हैं साल के एंड में परफॉर्मेंस ऑफ पोजीशन जानने के लिए। तो परफॉर्मेंस जानने वाली चीजों में जाता है क्या, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एक्सपेंस लॉस और इनकम गेन, ताकि पता चल सके नेट प्रॉफिट हुआ बिजनेस को साल भर बिजनेस चला के या नेट लॉस हुआ, ये निकालने के लिए। तो ये एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी। अब मजे की बात बताऊं, ये एंट्री हम लोग अभी ऑलरेडी बुक में पोस्ट करें, पूछो कहां, हाँ, पूछो कहां। कहाँ पे? देखो सैलरी क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है 5,000 से, टू मतलब क्रेडिट हुआ है 5,000 हाँ, से क्रेडिट। देखो सैलरी को हमने 5,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और किसके चलते हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट गया मतलब बाय। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस से हमको सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखना चाहिए, 5,000। देखो हम वही लिखे हैं कि नहीं। और यहाँ पे हमने कैश को क्लोजिंग नहीं किया, देखो कैश भी तो टू था, इसको भी तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस कैरी डाउन करना था, पर उसको हमने नहीं किया। क्यों, हमने कैरी डाउन किया बैलेंस, पर हमने ऐसे कैश को डेबिट नहीं किया, क्योंकि इसका क्लोजिंग नहीं होता। क्लोजिंग एंट्री सिर्फ किसकी होती है, जो भी टर्म जो एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे, इनकम गेन होंगे, उनका क्लोजिंग होगा। लेकिन एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है, पर ट्रांसफर एंट्री नहीं होती ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि वो कैरी डाउन होते हैं। कहने का मतलब ये, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल के पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन होता है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में आते हैं। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, परचेजेस, इनकम गेन, रेवेन्यू का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि वो साल के एंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ ये पता चलता है, और बैलेंस शीट से पोजीशन पता चलती है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है और कैपिटल कितना है। समझ आ रही बातें क्या बोल रहा हूं। हाँ भैया। ये था इसका मेन लॉजिक। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेपरेट लेजर्स करके। अब देखो यहाँ पे, तो पहला प्रोसेस क्या था, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा रिकॉर्डिंग, तीसरा क्लासिफाइंग, चौथा जो प्रोसेस है वही है समराइजिंग, जिसमें हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, साल के एंड में जब हम सारे लेजर का क्लोजिंग बना लिए, तो क्लोजिंग बनाने के बाद हम लोग लेजर्स के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सब टर्म के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को उठा करके हम बनाते हैं समराइजिंग। समराइजिंग में ही हम बनाते हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में वही कंपैरिजन करना, ये क्लास 12 के बुक्स में अपन पढ़ेंगे आगे चल के, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और इस तरीके से ये जब पांचों अकाउंटिंग प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाके एक बुक ऑफ अकाउंट कंप्लीट होती है। और ये भी किसकी, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीख रहे हैं अभी तो हम। पार्टनरशिप की भी ऐसी ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी, मतलब चाहे किसी भी प्रकार का नेचर बिजनेस का हो, अकाउंटिंग जो है उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस हर नेचर ऑफ अकाउंट में सेम फॉलो होगा। क्या, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो लेजर का नेचर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जी भैया। अब लेजर्स में आपको पोस्टिंग समझ में आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसका होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल का वो। तो नेचर पहचानना कितना जरूरी है अब आप समझ जाओ, तभी लेजर बनेगा। हम अगले वीडियोस में और अगली क्लास में हम यही करेंगे कि हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और लेजर बना के प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी तो सिर्फ ये क्लास थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द लेजर को कंप्लीट करने के लिए थी। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।